अब देखेंगे हम सेट्स की 1.4 एक्सरसाइज, और उसके लिए बेसिक समझते हैं हम। और बेसिक में आपको वेन यूलर आरेख के बारे में समझना है, मतलब वेन यूलर ग्राफ। देखिए ये होता क्या है, पहले इस बात को हम समझते हैं, ध्यान देना। इधर दो नाम दिखाई दे रहे हैं हमें, एक तो वेन और दूसरा नाम क्या है, यूलर। मतलब ये दोनों मैथमेटिशियन हैं, तो फिर दोनों के नाम से क्यों है? जो वेन है, वेन ने इसकी शुरुआत की थी और यूलर ने इसको डेवलप किया, ठीक है ना। तो दोनों के नाम से कंबाइंड करके वेन यूलर डायग्राम दिया गया है। हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है, तो जो वेन ने काम किया वो भी पढ़ना है और यूलर ने जो काम किया वो भी पढ़ना है। कहने का मतलब इन्होंने काम क्या किया, पहले इस बात को हम समझ लेते हैं। एक्चुअल क्या है कि जैसे हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में देखा है, या सेट को जब स्टार्ट किया था हमने, वहाँ पर ये देखा था कि भाई ये जो जॉर्ज केंटर साहब है, इन्होंने क्या है, समुच्चय की शुरुआत की थी और समुच्चय के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया था, सेट के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया था। जॉर्ज केंटर ने बोला कि भाई कुछ वस्तुएं रहेगी और वस्तुओं को क्या किया जाएगा, सुपरिभाषित किया जाएगा, वेल डिफाइंड किया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। और जो वस्तुएं रहेगी उसको क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा और सभी को सर्पाकार कोष्ठक के अंदर यानी कि मंझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो पूरा कंप्लीट जो सिस्टम रहेगा उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ये सारी बातें हमने इससे पहले पढ़ी है, ये बातें जॉर्ज केंटर साहब ने बोली थी और स्टार्ट किया था, तो इसीलिए जो इसका जो श्रेय जाता है वो जॉर्ज केंटर को जाता है। फिर जॉन वेन ने ये देखा कि ये जो सेट्स है इसको अलग अलग अगर हम दिखाए और इनके बीच में ऑपरेशन लगाए तो काफ़ी कठिनाई आ जाती है। आपने देखा भी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कि एक सेट है, दूसरा सेट है, इसका यूनियन निकाला जाए, संघ निकाला जाए या सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन निकाला जाए, तो थोड़ी सी कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी होती है हमें। जब जॉन वेन ने बोला कि अगर इसी चीज़ को अगर हम कुछ व्रतों के द्वारा और आयतों के द्वारा अगर प्रदर्शित करें तो बहुत ज़्यादा आसानी से हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं। देखिए एक हम डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर मान लिया जाए कि एक विवाह हो रहा, देखिए ध्यान देना, इधर एक विवाह हो रहा और विवाह में क्या होता है कि दो पक्ष होते हैं, ठीक है ना। एक क्या होता है, वर पक्ष होता है और एक क्या होता है, वधू पक्ष होता है। एक क्या होता है, वधू पक्ष होता है, मतलब एक दूल्हे वाले और एक क्या होते हैं, दुल्हन पक्ष वाले होते हैं। तो मान लिया जाए कि ये पंडाल लगा हुआ है, ठीक है ना, तो पंडाल के अंदर सब मेहमान आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर विवाह होगा और ये सारी एक्टिविटी होगी और खाने वगैरह की व्यवस्था होगी, सारी एक्टिविटी इस पंडाल के अंदर होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब इस पंडाल के हम एग्जाम्पल द्वारा इसको समझ रहे हैं कि वास्तव में वेन ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो कॉन्सेप्ट क्या था। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास में ये पता चल रहा है कि भाई दो पक्ष है, यहाँ पर दो पक्ष है, एक तो दुल्हन पक्ष है और एक क्या, दूल्हे वाला पक्ष है। तो दो पक्षों को हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से देखिए, एक वर पक्ष है, एक क्या है, वर पक्ष है और एक क्या है, वधू पक्ष है, वधू पक्ष है, ठीक है ना। एक क्या है, वधू पक्ष है, चलिए ठीक है, दूल्हा और दुल्हन, चलिए ठीक है। अच्छा, स्वाभाविक सी बात है कि जब शादी हो रही तो यहाँ पर मेहमान भी आएंगे और कई सारे मेहमान आएंगे। मेहमान किस प्रकार से आएंगे, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कुछ वर पक्ष वाले आएंगे मेहमान और कुछ वधू पक्ष वाले आएंगे। मान लिया जाए कि वर पक्ष वाले जो मेहमान हैं वो है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और इस प्रकार से ये मेहमान क्या है, वर पक्ष वाले। मैंने कुछ मेहमान कम लिखे, ज़्यादा हो सकते हैं, हजारों में हो सकते हैं, 500 में हो सकते हैं, 100 में हो सकते हैं। इस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, वधू पक्ष वाले क्या हो गए, वधू पक्ष वाले भी कुछ मेहमान हो गए और मान लिया जाए कि ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ये नाम लिख रहा हूँ मैं, जो भी नाम है, इंद्रजीत है ना, हंसा, गौरव, फारूक, और इस प्रकार से जो भी नाम है, इस प्रकार से हम यहाँ पर उदाहरण समझ सकते हैं। यहाँ पर आई, जे और के, इस प्रकार से क्या है, ये वधू पक्ष वाले हैं,
कुछ मेहमान ऐसे हैं कि जो न तो वर पक्ष वाले हैं और न ही वधू पक्ष वाले हैं। तो इन सभी को किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाए। देखिए हमने ये देखा कि ई, एफ और जी ये कुछ मेहमान ऐसे हैं कि जिनको इनने भी इनवाइट किया है और इनने भी इनवाइट किया। ऐसा होता है कि नहीं? कई सारे लोग ऐसे होते हैं शादी में कि जो वधू पक्ष ने वालों ने भी उनको इनवाइट करके रखा है और वर पक्ष वालों ने, दूल्हा दुल्हन वाले दोनों को इधर से होते हो। तो हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों है ना कॉमन, जो ये वाले मेहमान इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको क्या करते हैं हम कि ये बीच में लिख देते हैं। देखिए ई, एफ और जी। देखिए ई, एफ, जी वर वाले में भी है और वधू वाले में भी है। तो देखिए ना मैंने क्या किया, वर वाला तो गोला ये है और वधू वाला गोला ये है, और दोनों का जो उभयनिष्ठ पार्ट है वो कौन सा, ये वाला पार्ट है। तो मैंने क्या किया, इनको दोनों को कॉमन लिख दिया। ये बी, सी और डी जो है ना वो केवल वर पक्ष वाले हैं। तो वर पक्ष वाले हैं तो केवल वर पक्ष वाले कहाँ पर लिखूंगा, मैं इसमें लिख देता हूँ। तो बी, सी और ये क्या हो गया, डी हो गया। अच्छा ये एच, आई, जे, के क्या है, वधू पक्ष वाले हैं। तो एच, आई, जे, के और इस प्रकार से ये है। कुछ मेहमान ऐसे हैं कि जो न तो वर पक्ष वाले हैं न तो वधू पक्ष वाले हैं, दोनों पक्ष वाले नहीं। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है ना ऐसा। जैसे सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जैसे केटर्स वाले हो गए। भाई इस मंडप के अंदर तो केटर्स वाले भी है ना, बैंड बाजे वाले भी है ना, और सर्विस प्रोवाइडर इवेंट मैनेजमेंट वाले भी है, इवेंट मैनेजमेंट वाले भी है, फोटोग्राफर्स भी है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो इसके अंदर है, तो उनको भी मैं लिख देता हूँ। लेकिन वो न तो वर पक्ष वाले हैं न तो वधू पक्ष वाले, तो इस गोले के अंदर नहीं आएंगे वो। तो सपोज करें कि ये हो गया और यल हो गया, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। आ गई बात समझ में? तो ये वाले जो है ना, जो इस गोले के अंदर भी नहीं है और इस गोले के भी अंदर नहीं है, लेकिन इस मंडप के अंदर है। कितना छोटा मोटा क्वेश्चन थोड़ी हुआ ये, कितनी सारी चीजें हमने एक स्टोरी बना दी यहाँ पर, और पूरी स्टोरी को इस केवल इतने डायग्राम के अंदर हमने ले लिया। अब जो पूरा विवाह हो रहा, पूरी शादी हो रही है, पूरा जो प्रोग्राम हो रहा, उस प्रोग्राम का नाम मैं दे देता हूं सार्वत्रिक। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का मतलब क्या हो गया कि ये यू है, यानी कि कहने का मतलब इस मंडप के अंदर जितने भी मेहमान आएंगे सारे मेहमान इसके अंदर आ जाएंगे। देखिए ये जो मैंने जो चतुर्भुज बनाया, आयत बनाया है, आयत के अंदर वर पक्ष के भी मेहमान दिखाई दे रहे, वधू पक्ष के भी दिखाई दे रहे, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी और ओ, पी और क्यू है ना, क्यू भी है और आर भी है और एस भी है, आर और एस। तो देखिए इतनी बातें यहां पर हो गई कि हमारे पास में एक समुच्चय है यू, इतना बड़ा समुच्चय है, और दूसरा समुच्चय है वर पक्ष वाला, और तीसरा समुच्चय है कौन सा, वधू पक्ष वाला। तो क्या इस डायग्राम के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि अच्छा ये बताइए कि ऐसे मेहमानों के नाम बताइए कि जो वर पक्ष के भी है और वधू पक्ष के भी है, दोनों कॉमन वाले मेहमान कौन से हैं। तो आप यहां पर अगर इस क्वेश्चन को देखिए, एक ही क्वेश्चन है, मैंने दो तरीके से लिख दिया। यहां पर मेथड 1 यानी कि विधि, ये जो विधि है यहां पर हमारे पास में क्या है, एक पहली विधि थी और ये क्या है आपके पास में दूसरी विधि है। ये क्या है, दूसरी विधि है और ये पहली विधि थी। मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताइए कि ऐसे मेहमानों के नाम बताइए कि जो वर पक्ष के भी है और वधू पक्ष के भी है, तो बताइए जरा, ये दूसरी विधि में आप ढूंढिए। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा कि अरे यार वर पक्ष वाले कौन से है, तो कौन कौन इसमें भी है, कौन कौन इसमें भी है। और जबकि मैं यहाँ पर पूछूंगा कि अच्छा वर पक्ष और वधू पक्ष वाले दोनों के मेहमान बताइए कि दोनों के उभयनिष्ठ कौन से है,
मतलब ऐसे कौन मेहमान हैं कि जो वर पक्ष में भी उनको इनवाइट किया और वधु पक्ष ने भी इनवाइट किया, तो आप बोलेंगे कि ई, एफ और जी, ये 3 मेहमान ऐसे हैं कि जो दोनों की ओर से आए। अच्छा, केवल वर पक्ष वाले बताइए मेहमान, तो आप तुरंत बता देंगे कि देखिए भाई केवल वर पक्ष, केवल जिसको वधु वालों ने इनवाइट नहीं किया, तो आप बोलेंगे कि बी, सी और डी है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अच्छा ये बताइए कि वधु पक्ष वाले बताइए, दुल्हन के पक्ष वाले बताइए, तो आप बोलेंगे कि ये दुल्हन के पक्ष वाले, केवल दुल्हन के पक्ष वाले, कॉमन वाले नहीं पूछ रहा हूं मैं, केवल दुल्हन के पक्ष वाले तुरंत बता सकते हैं, एच, आई, जे और के है। तो इससे कहीं ना कहीं चीजें आसान हो चुकी है। अच्छा, ऐसे मेहमान बताइए कि जो न तो दूल्हे के पक्ष के है न तो दुल्हन के पक्ष के है, तो आप क्या बताएंगे? ये एल, एम, एन, एस, ओ, आर, पी, क्यू, ये लोग क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। इनको न तो दुल्हन वालों ने इनवाइट किया न तो दूल्हे वाले ने इनवाइट किया। तो इस प्रकार से हम इनके भी नाम बता सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पूरे मंडप में कितने लोग आए हैं, तो आप बता सकते हैं कौन कौन आए हैं, तो ये सारे दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, सबके नाम हम बता सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि दुल्हन और दूल्हे पक्ष वाले कितने लोग हैं, दुल्हन और दूल्हे पक्ष वाले कितने लोग हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है ना, ये वाले, ये देखिए, ये और इसके अंदर वाले दूल्हे पक्ष वाले और दुल्हन पक्ष वाले, इसके अंदर के जितने भी मेहमान हैं, ये वाले भी, वो क्या है? शादी में आए वाले मेहमान हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर समुच्चय को अगर ऐसा देखा जाए तो इसको हल करने की अपेक्षा ये वाली मेथड क्या हो गई? ज़्यादा आसान हो जाती है। तो सबसे पहले जॉन वेन ने इस बात को बोला कि हम कुछ व्रतों द्वारा और कुछ आयतों द्वारा समुच्चय को प्रदर्शित कर सकते हैं। इतनी बात तो वेन ने बोली। फिर उसके बाद में यूलर साहब का रोल आया। यूलर साहब ने बोला कि यार वेन ने तो बड़ा अच्छा काम किया यार, ये तो डायग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है और इस डायग्राम के द्वारा कई सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो फिर यूलर ने इस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व किया। दैनिक जीवन की जो समस्या है वो यूलर ने सॉल्व की। यही कारण है कि इसको यूलर और वेन आलेख कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें हमेशा याद रहे कि एक आयत होता है और आयत क्या होता है? सार्वत्रिक कहलाता है। वो सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल। और जो समुच्चय होते हैं, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? सर्कल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमारे पास में अगर मान लिया जाए 2 समुच्चय है तो 2 समुच्चय को इस प्रकार से हम सर्कल के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। 3 समुच्चय है तो 3 समुच्चय को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। 4 समुच्चय है तो चारों समुच्चय को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसी भी सिचुएशन बनेगी या समुच्चयों की स्थिति या रहेगी, उस आधार पर आप इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो गोले के अंदर किसको लिखा जाता है? समुच्चय को लिखा जाता है। ये जो समुच्चय है इनको कहाँ लिखा जाता है? गोले के अंदर लिखा जाता है, यानी कि गोला नहीं, यानी कि वृत्त के अंदर लिखा जाता है। और जो सार्वत्रिक रहेगा उसको क्या है? रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि एक आयत के रूप में लिखा जाता है। और कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला काम तो वेन यूलर आरेख क्या होता है उसकी परिभाषा नोट कर लीजिए आप। क्या नोट करेंगे? कि समुच्चयों को आयतों और वृत्त के अंदर रखा जाए, जिसमें आयत के अंदर सार्वत्रिक समुच्चय को रखा जाता है और वृत्तों के अंदर समुच्चय को रखा जाता है। अगर मान लिया जाए कि आपके पास में, ध्यान देना, इधर एक एग्जांपल बताता हूं मैं। मान लिया जाए कि आपके पास में एक सार्वत्रिक समुच्चय है और एक कुछ इस प्रकार से समुच्चय है। ये इस प्रकार से समुच्चय है। देखिए, ध्यान देना, इधर इस प्रकार से समुच्चय है। अगर मान लिया जाए कि दोनों समुच्चयों में कुछ अवयव उभयनिष्ठ है तो इसको एक दूसरे के अंदर फंसा हुआ इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। जैसे उभयनिष्ठ का मतलब, जैसे हमने क्या बोला था अभी कि एक ए है समुच्चय और एक बी है। मान लिया जाए कि इसके अंदर ए है, बी है, सी है, डी है और ई, एफ, जी और ये एच, आई बात समझ में? और ये क्या है? यूनिवर्सल है। देखिए, ध्यान देना, इधर कुछ अवयव ऐसे हैं जो ए के अंदर भी आए हैं और बी के भी अंदर आए हैं, तो कॉमन है सी और डी। तब दोनों समुच्चय को एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से दिखाया जाता है। कुछ
सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि अगर मान लिया जाए कि ए के अंदर और बी के अंदर कोई भी अवयव क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो उस स्थिति में आपको अलग अलग इस प्रकार से दिखाया जाता है, जैसे ए और बी। देखिए ना, ध्यान देना इधर। मान लिया जाए कि इसके अंदर ए है, बी है और सी है, इसके अंदर डी, ई और एफ है, और जी, एच, आई, जे। न तो ए के अंदर जी, एच, आई, जे जो है वो ए के अंदर भी नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है, और ये क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक बन जाएगा। कहने का मतलब ए और बी समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो उसको अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, अप्रतिच्छेदी, और ये क्या है, विसंगित है ना। दो समुच्चय विसंगित या अप्रतिच्छेदी, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अप्रतिच्छेदी, और ये क्या है, प्रतिच्छेदी समुच्चय। तो आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। आयत और वृत्तों के संयोजन से बनी हुई आकृति को वेन यूलर आरेख कहते हैं। सामान्यतः यह वेन आरेख कहलाता है यदि ए और बी दोनों समान समुच्चय नहीं है। दोनों कैसे है, समान समुच्चय नहीं है, लेकिन दोनों में कुछ अवयव समान है। तो ए और बी दो प्रतिच्छेदी वृत्तों से प्रदर्शित करते। देखिए, एक वृत्त था हमारे पास में, ये वाला वृत्त था, और इस वृत्त को क्या किया हमने, इस वृत्त को क्या किया, ये वृत्त और एक वृत्त ये था, तो दोनों में कुछ अवयव क्या है, समान है, तो प्रतिच्छेदी वृत्तों के रूप में हमने इसको प्रदर्शित किया। और दो विसंगित समुच्चयों को दो अप्रतिच्छेदी वृत्तों से प्रदर्शित किया जाता है। दोनों अलग अलग है तो अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले तो, और फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं। ध्यान देना इधर। समुच्चय संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन द सेट। देखिए ध्यान देना इधर। संक्रियाएं, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस या संक्रियाएं। संक्रियाएं होती क्या है, संक्रियाएं होती क्या है? संक्रियाएं वास्तव में देखा जाए तो अगर एलजेब्रा की बात करें हम, है ना, तो एलजेब्रा में क्या देखा था आपने कि भाई हमारे पास में प्लस होता है, माइनस होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कुछ संख्या है कि 2 है और 3 है, दोनों को प्लस कर दे तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 5 में से 8 को माइनस कर दिया है तो -3 हो जाता है। 4 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 आ जाता है। 3 को अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है तो 15 आ जाता है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ संख्याओं के बीच में क्या कर रहे हैं, हम संक्रिया लगा रहे हैं। यहाँ पर योगफल की, माइनस की, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की। तो ये जिस प्रकार से बीज गणित में या अंक गणित में जो संक्रियाएं लगाई जाती है, सेम इसी प्रकार से समुच्चय के लिए भी क्या होती है, संक्रियाएं होती है। तो जिस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं, तो इस प्रकार से समुच्चयों के लिए भी कुछ संक्रिया हमें यूज करना पड़ेगा। सबसे पहली संक्रिया क्या है, समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स। नाम से क्लियर है, यूनियन। यूनियन किसको बोला जाता है, यूनियन किसको बोला जाता है? मान लिया जाए कि एक कंपनी है, देखिए ध्यान देना इधर। मान लिया जाए कि एक कंपनी है और कंपनी में क्या है, ऐसा समझिए आप, एक कंपनी है और कंपनी में कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं और उस एम्प्लॉयों के बीच में क्या है, कुछ संगठन है। देखिए ये क्या है, कंपनी है, यूनियन बना दिया मैंने, और इस कंपनी के अंदर क्या है, कुछ लोगों ने संगठन बना के रखा है। तो 2 प्रकार के संगठन है, ऐसे मान सकते हैं हम यहाँ पर। देखिए 2 प्रकार के संगठन है। किस प्रकार के 2 प्रकार के संगठन है? जिस प्रकार से हमने अभी एक मैरिज वाला एक एग्जाम्पल लिया था, सेम इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ समझ रहे हैं। देखिए 2 प्रकार के संगठन है। एक संगठन तो क्या है, ए है, और एक क्या है, बी है। इस कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनने क्या है, एक संगठन बना के रखा है। एक ए संगठन बना के रखा है, एक बी संगठन बना के रखा है। अब हो क्या रहा कि ये व्यक्ति है जो न तो ए में है न तो बी में है, बी व्यक्ति है वो भी किसी में नहीं है,
सी व्यक्ति है, उन्होंने बोला भैया हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें यूनियन नहीं बनाना, हमें कहीं पर किसी भी संगठन में नहीं रहना है। डी है, वो भी किसी भी संगठन में नहीं है, लेकिन इस कंपनी का तो कर्मचारी है। हाँ है, तो इस आयत के अंदर तो रखा है हमने इसको। एफ और जी और एच ऐसे लोग हैं जो कि ए के अंदर है। आई और जे ऐसे लोग हैं जो ए के अंदर भी है और बी के भी अंदर है। के, एल और एम ऐसे लोग हैं जो केवल बी संगठन के अंदर है और ए संगठन के अंदर नहीं है। तो आप अभी यहाँ पर वेन डायग्राम के द्वारा आप तुरंत बता सकते हैं कि कौन से संगठन में है। आप बोल सकते हैं कि ए, बी, सी और डी जो है वो किसी भी संगठन में नहीं है, तुरंत आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें स्पष्ट हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप ये बोल सकते हैं कि आई और जे जो दिखाई दे रहा है ना, वो ऐसे लोग हैं कि जो ए संगठन के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं और बी संगठन के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि एफ, जी और एच जो है वो केवल ए संगठन के अंदर है। के, एल, एम जो है वो केवल और केवल बी संगठन में है, वो ए संगठन में नहीं है। तो सारे आंसर हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला? यूनियन, संघ। संघ, तो यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या है? समुच्चयों का संघ। देखिए हमारे पास में एक समुच्चय ये है और दूसरा समुच्चय क्या है? बी है। देखिए ये समुच्चय के अंदर कौन कौन है ये बताइए मुझे। तो आप बोलेंगे कि एफ, जी, एच, आई और जे। देखिए एफ, जी, एच, आई और जे इतने लोग हैं ए के अंदर। अच्छा बी के अंदर कौन कौन है? आई, जे, के और एल और एम। आई, जे, के, एल और एम ये काय में है? बी के अंदर है। मुझे एक बात बताइए कि दोनों संगठन को मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो यूनियन करना पड़ेगा, और यूनियन काय से बना हुआ? यू से बना हुआ है। तो यू से बना हुआ तो इस प्रकार से यूनियन यानी कि यू से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों संगठनों को मिला दो। भाई इनने बोला कि आपका अलग संगठन है, मेरा अलग संगठन है, बी ने बोला कि मेरा अलग संगठन है। हम एक काम करते, दोनों एक हो जाते और दोनों को क्या कर देते? मिला देते। और मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे कि एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई और जे, और फिर आई, जे, के, एल और एम दोनों को क्या कर दिया मैंने? मिला दिया। तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल सही काम किया भाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत कर दिया हमने काम। क्या गलत काम कर दिया? देखिए ये संगठन में कौन कौन है? एफ, जी, एच, आई और जे है। इंद्रजीत और जॉर्ज ये दोनों ऐसे लोग हैं ना कि जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसको आप दो बार क्यों लिखेंगे? भाई व्यक्ति तो एक ही है ना, तो दो बार कैसे आ जाएंगे? जॉर्ज, इंद्रजीत क्या बोलेगा कि मैं दोनों संगठन में था इसलिए मेरे को दो बार काउंट करो? नहीं भाई, आदमी तो एक ही है तो एक ही दो बार लिखना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे? के, एल और एम जो कॉमन है उसको केवल एक ही बार लिखा जाएगा, और इस प्रकार से ये यूनियन भी हो जाएगा। यूनियन का मतलब दो समुच्चय अलग अलग है, दोनों को क्या कर दो? मिला दो। तो ये क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान काम है। अब देखिए समुच्चयों का संघ मतलब दो समुच्चय ए और बी का संघ ए तथा बी के सभी अवयवों को लेकर बनाया गया समुच्चय होता है, तथा यह ए यूनियन बी के रूप में लिखा जाता है। संकेत रूप में इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब मैथ्स की लैंग्वेज में समझिए इस बात को। हमारे पास में मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ, इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ। देखिए ध्यान देना इधर। हमने क्या किया? एक तो एक ए बना दिया, दूसरा बी बना दिया, दूसरा क्या बना दिया? इस प्रकार से बी बना दिया। देखिए ध्यान देना इधर, दूसरा क्या बना दिया? बी बना दिया। देखिए ठीक है ना, ए और बी इस प्रकार से। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में क्या है? ये है ये क्या है? ये है, और ये क्या है? हो गया ठीक। ए के अंदर मान लिया जाए कि 1 2 3
4 है और इसके अंदर 5 और 6 है और यहाँ पर 7 और 8 है, ठीक है ना। आप अगर बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू कितना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ए के अंदर कौन कौन है। तो 1 2 3 1 2 1 2 3 और 4 5 और 6 है। आई बात समझ में। अच्छा, बी के अंदर कौन कौन है, बी के अंदर कौन कौन है, 5 6 7 8 है, 5 6 7 और 8 ये वाले हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को मिला दो। तो मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 इसमें ऑलरेडी लिख चुके हम, तो अब डबल से नहीं लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा 7 और 8, ये बन जाएगा ए यूनियन बी। कहने का मतलब दोनों को मिला दो, बस इतना है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, ए यूनियन बी, देखिए अर्थात ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये लैंग्वेज क्या बोली है यहाँ पर, ये देखिए, ऐसे अवयव, आपको मालूम है समुच्चय निर्माण रूप में जब लिखा जाता है तो एक्स को लिख दिया जाता है और सब्जेक्ट लगा दिया जाता है एक्स, और एक्स इस प्रकार है, किस प्रकार है कि एक्स इज बिलोंग्स टू ए या एक्स इज बिलोंग्स टू बी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसे अवयव को लिखना है यहाँ पर जो या तो ए में हो या तो फिर काय में हो, बी में हो। आई बात समझ में। देखिए मैंने क्या बोला कि ऐसे अवयव को लिखिए जो ए के अंदर है, लिख दिया भैया मैंने, तो 1 से लेके 5 तक लिख दिया यहाँ पर, या तो फिर 1 से 5 लिख दिया, या तो फिर क्या हो बी के अंदर हो। तो बी के अंदर कौन है, 5 6 7 8 है, तो 5 6 7 8 को भी लिख दिया, या तो ए में है या तो फिर बी में है। तो याद रहे कि जब भी संघ, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी संघ की बात की जाती है तो यहाँ पर या लिखा जाता है, या तो ए में है या तो फिर बी में है। सारे अवयव को लिखना है, ए के भी लिखना है और बी के भी लिखना है, या तो ए के अंदर है या तो फिर बी के अंदर है। इतनी बात आप नोट कर लीजिए। ये हमारे पास में परिभाषा हो गई और ये यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिख लिया। ये डायग्राम बना लीजिए। इसको अगर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, या तो फिर अगर आपको इस डायग्राम को बनाना है तो आप ऐसा भी बना सकते। देखिए ये वाले सारे अवयव, ये यूनियन बी, ऐसा छायांकित कर दिया जाता है इसको, क्योंकि ऐसा तो आप तो एग्जाम में ऐसा डार्क नहीं कर पाएंगे ना, तो डार्क नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करो, इसको ऐसा छायांकित कर दो। आई बात समझ में। तो इससे पता चलेगा कि भैया आपको ऐसे अवयव को लिखना है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, ये इसको ए यूनियन बी से प्रदर्शित किया जाएगा। तो आप ये सारी बातें नोट कर लीजिए। नोट्स आपके प्रॉपर तरीके से बनते जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बेसिक चीज़ें आप देखेंगे तो इसके नाम में ही ढूंढना है आपको। संघ बोला है ना, संघ बोला है मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब सबको मिला दो। और बेसिक समझेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे बनना है, बिल्कुल आसानी से बनना है। और आपको बता दूं कि ये वाले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। शायद ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जहां पर इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, शायद ही कोई, बहुत कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे हो गए जहां पर इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े आसानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे वेन डायग्राम से आसानी से वो सॉल्व हो जाते हैं। देखिए समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन, हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदन का मतलब क्या हो गया। मान लिया जाए कि आपके पास में क्या है, एक समुच्चय है। देखिए एक समुच्चय हो गया और इसी प्रकार से और एक समुच्चय है, ये दो। यदि मान लिया जाए ये ए है और ये क्या है, बी है। प्रतिच्छेदन का मतलब क्या हुआ कि इस समुच्चय ने इस समुच्चय को क्या किया, प्रतिच्छेद किया, और इस समुच्चय ने भी इस समुच्चय को प्रतिच्छेद किया। और प्रतिच्छेद कितना भाग किया, इतना भाग किया, इतना भाग, इतना भाग। तो इस भाग को बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी, प्रतिच्छेदन। आई बात समझ में। उदाहरण देखिए आप, सपोज करें कि आपके पास में एक समुच्चय है ए इज इक्वल टू 1 2 3,
और b इज इक्वल टू है 3, 5 और 4। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे अवयव जो इसमें भी है और इसमें भी है। ऐसे अवयव जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ऐसा कौन सा अवयव है? तो आप बोलेंगे कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 3 जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो प्रतिच्छेदन का मतलब उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं आप, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। तो कौन है एक जैसा? तो आप बोलेंगे कि 3 है। कौन है? 3 है। यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे, बस हो गया काम खत्म। ये कहलाता है इंटरसेक्शन। इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? ये इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, X सच दैट X क्या है? इज बिलोंग्स टू A, और लगाया जाता है यहाँ पर X इज बिलोंग्स टू B। और क्यों लगाया जाता है? X क्या है? A के अंदर भी है और B के अंदर भी है। ऐसे अवयव को लिखना है जो A के भी अंदर है और B के भी अंदर है। वो सारे अवयव A के अंदर और B के अंदर कौन है? 3 है, तो 3। आई बात समझ में? तो सर्वनिष्ठ बोला जाए या प्रतिच्छेदन बोला जाए तो ये वाला भाग इसका प्रतिच्छेदन वाला भाग होता है, ये वाला। इसको प्रदर्शित किया जाता है ये इंटरसेक्शन B के द्वारा। देखिए, दो समुच्चय A तथा B का प्रतिच्छेदन समुच्चय A तथा B के उभयनिष्ठ अवयवों को लेकर बनाया गया समुच्चय होता है तथा यह ये इंटरसेक्शन B से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए, ये इधर से हटा के ये यहाँ पर साथ में लिख लीजिए इसको। ये इंटरसेक्शन B से प्रदर्शित किया जाता है। ये इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट X इज बिलोंग्स टू A तथा ये X इज बिलोंग्स टू B। कहने का मतलब अगर हम उदाहरण द्वारा समझे कि उदाहरण में A इज इक्वल टू, सपोज करें कि A B C D और E है और B इज इक्वल टू हमारे पास में C D E F और G है, तो ये इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप ऐसे अवयव जो इसमें भी है और इसमें भी है, कौन है? C D E और C D E दोनों में है। तो आप बोलेंगे कि C और D और कौन है? E है। तो ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। भैया इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन, यानी कि एक जैसे, जो एक जैसे रहेंगे उसको लिख देना है चिन्ह उल्टी घोड़े की नाल, है ना? घोड़े की नाल मालूम है ना? घोड़े की नाल जो होती है वो इस प्रकार से होती है, घोड़े की नाल, तो उल्टा लगा देना। और संग में क्या करना है? सीधी लगा देना है आपको, यू के जैसी। ठीक है? तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए आप, ये परिभाषा लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए और एक उदाहरण के द्वारा इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, विसंगत तथा प्रतिच्छेदी समुच्चय, डिसजॉइंट, अप्रतिच्छेदी, क्या विसंगत या अप्रतिच्छेदी लिखिए आप, अप्रतिच्छेदी, या गड़बड़ हो गई, ठीक है ना? अप्रतिच्छेदी दो समुच्चय हैं, दोनों में एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं कर रहा है। क्या मतलब है भाई? आपके पास में दो समुच्चय है, एक शादी होने वाली है और शादी होने वाली क्या है? क्या हो रही है शादी, ठीक है ना? एक विवाह होने वाला है और ये देखा गया है कि इस विवाह में भैया वर पक्ष वाले लोग जो है ना वो अलग ही है और वधु पक्ष वाले जो लोग हैं वो अलग ही है। वो क्या है? अलग ही है। दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है, उभयनिष्ठ कोई भी नहीं है। मान लिया जाए कि आपके पास में ये समुच्चय है और ये क्या है? बी समुच्चय है। ये वर पक्ष वाले और ये वधु पक्ष वाले, दोनों के मेहमान कॉमन नहीं है, तो क्या है? दोनों अलग अलग हो गए। आई ना बात समझ में? ये क्या यू है? ये टोटल मेहमान है, टोटल इस पंडाल में कितने लोग आए। तो इस प्रकार से क्या बोलेंगे हम इसको? विसंगत या अप्रतिच्छेदी या डिसजॉइंट, ठीक है ना? डिसजॉइंट उदाहरण लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, ये क्या है? विसंगत समुच्चय कहलाते हैं। आई बात समझ में? डिसजॉइंट मालूम है, विसंगत मालूम है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ न हो। देखिए ना, यहाँ पर 1 और 2 आया, इसमें 1 और 2 है क्या? नहीं है।
इसमें तो नए अवयव है कोई, है ना, तो दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए विसंगत। नोट कर लीजिए इसको, है ना। अप्रतिच्छेदी लगाना, इसको अ लगाना यहाँ पर, अप्रतिच्छेदी समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। तो और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम। समुच्चयों का अंतर, नाम से क्लियर है भैया, अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? 3 में से 2 को घटा दिया है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास में कुछ एप्पल है, देखिए, और दूसरे जगह फिर एप्पल है। कितने एप्पल है? 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 एप्पल है। आपको अगर इसमें से इसको घटाना है, आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, इसमें से इसको घटाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 है ना, तो इसमें से 2 को हटा देंगे तो क्या बच गया, इसमें जो थे उसको इससे हटा दिया तो क्या बच गया, इतने 2 बचे ना। तो सेम वही काम करना है, हमें वही काम करना है। देखिए a इज इक्वल टू, मान लिया जाए कि 1 या तो a b c d और e है, और b इज इक्वल टू c d e f और g है। तो मुझे एक बात बताइए कि a में से b को हटाना है तो क्या आएगा, ऐसे अवयव जो b में है उसको a से हटा दो। इसको उससे समझिए आप, कैसे, वेन डायग्राम से। देखिए वेन डायग्राम से समझिए। एक मेरे पास में आयत है और एक समुच्चय ये है, और इसी प्रकार से और एक समुच्चय हमारे पास में, इसी प्रकार से और एक समुच्चय ये वाला। देखिए ये है और ये क्या है, बी है। ए के अंदर कौन कौन है, ए बी सी डी और ई और एफ और जी। आप क्या करिए कि ए में से बी को घटाना है, ए में से बी को घटाना चाह रहा है, ए में से बी को घटाना चाह रहा है। देखना मैं घटाता हूं, ए में से बी को हटा देता हूं मैं। इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया। बी को हटाना है ना इसमें से, तो बी को हटा दिया तो आपके पास क्या बचा, इतना बचा। क्या बचा, ध्यान देना इधर, क्या बचा है आपके पास में, आपके पास में बचा है ये वाला भाग, यही वाला तो भाग बचा है। तो ये वाला जो भाग होगा वो कहलाएगा a माइनस बी। क्या कहलाएगा, a माइनस बी। कहने का मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू ऐसे अवयव जो इसमें है उसको इससे हटा दो, तो आपके पास बच जाएगा a और b, केवल a और b। बस आई बात समझ में। तो इसको आप ये नोट कर लीजिए, क्या बोला है, इस प्रकार से नोट कर लीजिए। माना a तथा b 2 समुच्चय है तथा a माइनस बी, a अंतर b उन अवयवों का समुच्चय जो a में है परंतु b में नहीं है। a में तो है वो लेकिन b में नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, ऐसे अवयव जो a में तो है तथा b में नहीं है, ऐसे अवयव को लिखना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार b माइनस ए भी कर सकते हैं आप। b माइनस ए उन सभी अवयवों का समुच्चय जो a में है अर्थात b में, अर्थात b माइनस ए इज इक्वल टू, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सच दैट, ये इसको हटा देना, एक सच दैट, एक से इज बिलोंग्स टू इतना और एक से इज नॉट बिलोंग्स टू ये। उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पर, a इज इक्वल टू इतना है और b इज इक्वल टू इतना है। तो इसमें क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे तो देखिए ना, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो a में से 3 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 आया, 1 2। ऐसे b में से a को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए। इसमें से वो अवयव हटाना है जो इसमें आ गए, तो 3 आ गया तो 3 इसमें से हटा दो तो 4 और 5 आ जाएगा। ऐसे
ये उदाहरण के साथ में आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए अब अगला, सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। सममित अंतर, सममित अंतर का मतलब क्या हो गया? दोनों इधर से करना है आपको, ए में से भी बी को घटा देना है और बी में से भी ए को घटा देना है, तो सममित अंतर पता चल जाएगा। देखिए ध्यान देना, इधर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है या आयत है, और आयत के अंदर दो समुच्चय है, एक समुच्चय ये है और दूसरा समुच्चय और है, ठीक है ना। एक समुच्चय ये है और दूसरा समुच्चय क्या है? ये वाला है। और ये आयत को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये इस प्रकार से। देखिए ये बन गया ए और ये क्या बन गया? बी। मुझे एक बात बताइए कि ए में से अगर मैं बी को हटा दूँ तो क्या बचा आपके पास? तो आप बोलेंगे कि ये वाला बचा है, ये वाला भाग बचा है कि नहीं? ये वाला भाग, ये वाला भाग। आगे बात समझ में? ए में से मैंने क्या किया? बी को घटा दिया। अब क्या करिए? बी में से भी ए को घटा दीजिए, तो आपके पास में कौन सा भाग बचेगा? ये वाला भाग बचेगा। आई बात समझ में? ये वाला भाग बचेगा। मतलब ए माइनस बी, और बी में से भी आपने क्या किया? ए को घटा दिया। ये वाला भाग कौन सा है? ए माइनस बी है, और ये वाला भाग कौन सा है? बी माइनस ए है। और दोनों का क्या कर दीजिए आप? यूनियन कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को लिख लीजिए आप। तो ये वाला और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो जाएगा। और इसको प्रदर्शित किया जाता है ए डेल बी। इतना बड़ा न लिख के ऐसा प्रदर्शित कर दिया जाता है इसको। आ गई बात समझ में? तो इसको आप नोट कर लीजिए। दो समुच्चय, माना ए और बी हमारे पास में दो समुच्चय है, तब ए और बी का सममित अंतर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, तथा इसे ए डेल बी से प्रदर्शित किया जाता है, ए डेल बी। और इसका डायग्राम, इसको नोट मत करिए आप, और मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर डायग्राम एक इस प्रकार से बना लीजिए, और एक ए बना दिया, और ये क्या बन गया? बी बन गया। इसके नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ। तो ए माइनस बी इतना आ जाएगा, और बी माइनस ए क्या हो जाएगा? इतना आ जाएगा, है ना। बी में से भी ए को हटा दिया, तो ये वाला जो भाग होगा, ये वाला और ये वाला भाग, इसको बोला जाता है, ये वाले भाग को क्या बोला जाता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और इसको बोला जाता है इज इक्वल टू ए डेल बी। ऐसा डायग्राम बना लीजिए आप, ठीक है ना। और ये हमारे पास में यहाँ पर ये है, ठीक। कहने का मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे समुच्चय को लिखना है। देखिए ध्यान देना, इधर एक सच दैट एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सही है ना, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? ये वाला हो गया ना, ये इंटरसेक्शन बी। देखिए ध्यान देना, इधर ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? ये वाला हो गया, ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव। इनको छोड़ दो आप, ये नहीं आना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू, और बाकी के सारे अवयव को लिख दो। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप, और आगे देखते हैं हम। पूरक समुच्चय। पूरक मतलब उल्टा पूरक। देखिए पूरक का मतलब क्या हुआ? मान लिया जाए कि आपके पास में कोई समुच्चय है, ये कौन सा? ये वाला समुच्चय है, ये वाला समुच्चय। और अब क्या कर रहे हैं आप? अब क्या कर रहे हैं? इसका नाम तो है क्या? ये, और ये क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया। ए का पूरक, या तो मैं इसको ए को अंदर ही लिख देता हूँ। कहाँ पर लिख देता हूँ? अंदर, अंदर ही लिख देता हूँ ये। तो ए का पूरक अगर निकालेंगे ना, तो ए को छोड़कर बाकी का सारा। पूरक मतलब उल्टा। तो ए को छोड़ दो आप, तो बाकी का जितना भी बचेगा ना, वो क्या कहलाएगा? ए का पूरक कहलाएगा। आई बात समझ में? समझ में आ गई बात? ए को छोड़कर सारा,
अगर मान लिया जाए कि आपके पास में क्या u है और u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ये है जिसमें आपके पास में 3 और 4 है, तो a का पूरक मतलब ये ऐसा डैश लगा दिया जाता है। ऐसे अवयव जो a के अंदर नहीं है उसको लिख देना आपको u में से। तो क्या है 3 और 4 को हटा दो तो 1 2 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब फिर से देखिए, अगर मान लिया जाए एक बड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बड़े एग्जांपल द्वारा समझते हैं हम। ये ले लिया और मेरे पास में क्या है, एक सर्कल है इस प्रकार से, एक समुच्चय है ये और इसका और एक समुच्चय ये, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए आपके पास में क्या है, ये है और ये क्या है बी है और ये क्या है पूरा सार्वत्रिक है यू। सार्वत्रिक मतलब पूरा कंप्लीट, ए के अंदर है वो बी के अंदर है वो बी और जो दोनों के अंदर नहीं है वो बी। कहने का मतलब इस आयत के अंदर जो है वो सारे। अगर आप बोलेंगे कि ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि ए यूनियन बी का मतलब होता है ये वाला, होता है कि नहीं है, होता है ये यूनियन बी। और मुझे अगर ए यूनियन बी का पूरक निकालना है, ये यूनियन बी का पूरक निकालना है, ये यूनियन बी और इसका पूरक निकालना है, तो क्या होगा बताइए जरा आप। ये यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ये वाला बी और ये वाला बी, और इसका पूरक का मतलब इनको छोड़कर, इनको छोड़कर कौन सा, ये वाला जिसमें ए और बी नहीं आना चाहिए ना, ए और बी नहीं आना चाहिए, ए और बी नहीं आना चाहिए, ये वाला सारा। आ गई बात समझ में, ए और बी का पूरक। अच्छा, अगर आपसे अगर ऐसा पूछा जाए, कि आप ऐसा करिए कि ये इंटरसेक्शन बी और इसका पूरक निकालना है, तो क्या हो जाएगा। तो आप बताइए मुझे कि ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ये वाला होता है कि नहीं इंटरसेक्शन बी। ऐसे अवयव जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, ये इंटरसेक्शन बी है ना। तो इसको छोड़कर बाकी के सारे, बाकी के सारे मतलब ध्यान देना इधर, केवल ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ रहा हूं मैं बस। आ गई बात समझ में, केवल जो दोनों का उभयनिष्ठ है ना उसको छोड़कर बाकी का सारा, ये वाला, ये इंटरसेक्शन बी को छोड़ दिया बाकी का सारा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, ये इंटरसेक्शन बी का पूरक, ऐसा ठीक है ना। तो पूरक वाली बात समझ में आ गई ना। केवल आप पूरक वाले में अभी तो केवल इतनी बातें समझते, फिर उसके बाद में और डिटेल समझेंगे इसको। तो पूरक की परिभाषा लिख लीजिए। माना यू एक समष्टीय समुच्चय है तथा ये उपसमुच्चय है बी का, यूनियन का। तो ए का पूरक यूनियन के सापेक्ष ए डैश, यानी कि इसको पूरक को ए डैश से या तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसा ऊपर भी लगा दिया जाता है, या तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है ना, या तो फिर u माइनस ए भी लिखा जाता है। इतने सारे सिंबल होते हैं, देखिए ना। ए का पूरक मतलब ए को छोड़ दिया मैंने, ये जो है इसको छोड़ के बाकी का पूरा ये वाला भाग ले लिया ना, ये वाला भाग, ये वाला क्या हो गया, ए का पूरक हो गया। आ गई बात समझ में, ए का पूरक हो गया। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वही हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और u माइनस ए, देखिए u में से मैं ए को हटा देता हूँ, बाकी का जो भी बचा वो वाला। आ गई बात समझ में। उदाहरण के लिए हमारे पास में यहाँ पर उदाहरण है, और ये तो ये कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप इसको। और अब देखेंगे हम इसके बाद में एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने। एक तो यूनियन, दूसरी बात इंटरसेक्शन, तीसरी बात सम्मित अंतर, पहले अंतर और फिर सम्मित अंतर, और सम्मित अंतर के बाद में पूरक। इतने आधार पर आपको क्वेश्चन समझना है। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बेसिक सही तरीके से पढ़ा है
इसको प्रॉपर तरीके से नोट किया है तो आपके एक तो नोट्स बन गए और खुद के बने हुए नोट्स है। आप इसको रिवाइज करेंगे तो फटाफट रिवाइज होने वाला है। और इस आधार पर अब हम एक्सरसाइज देखते हैं।